औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्रांच का चैप्टर स्टार्ट किया था और बहुत तफसील से हमने इसकी कुछ बेसिक चीज़ें, इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया था और आज हम इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और आज के सवाल में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि एंट्रीज़ कैसे बनती हैं। हाउएवर एंट्रीज़ का कोई फॉर्मेट नहीं है, वो चंद एंट्रीज़ हैं, वो भी फ़िक्स वाली हैं, तो वो तो बहुत ही कम है, मतलब वो तो सिर्फ 2-3 है। असल एंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट आपने समझना है और आज के और शुरू के 1-2 क्लासेस के अंदर हम सिर्फ रेसिप्रोकल एंट्रीज़ बनाना सीखेंगे। और अगर कोई सिंपल एंट्री आ गई तो वो वैसी ही होती है जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अकरम एंड कंपनी ओपनड अ ब्रांच इन शिकारपुर। द ट्रांजेक्शन ऑफ हेड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच आर एज अंडर। ये कहते हैं अकरम एंड कंपनी है, इन्होंने अपनी शिकारपुर में एक ब्रांच ओपन की है। इनका हेड ऑफिस का है, इन्होंने हेड ऑफिस का कोई पता नहीं बताया, आया वो कराची में है, लाहौर में, तो बहरहाल हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन इनकी ब्रांच बहरहाल शिकारपुर में। अब इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन दी हैं जिसमें पहले हेडिंग है हेड ऑफिस की, यानी ये वो ट्रांजेक्शन है जो हेड ऑफिस ने की। अब हो सकता है इनमें से कुछ ट्रांजेक्शन वो हो जो सिंपल हो, हेड ऑफिस ने अपने लिए की हो, कुछ हो सकता है वो हो जो कि ब्रांच के साथ की हो। तो याद रखिए, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों इन्वॉल्व हो जाएं तो वो कहलाती है रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का उसूल क्या है कि वो यहाँ पे भी बनेगी और यहाँ पे भी बनेगी। और अगर वो सिंपल है तो अगर वो हेड ऑफिस ने परफॉर्म किए तो वो सिर्फ हेड ऑफिस में बनेगी, अगर वो ब्रांच ने परफॉर्म किए तो वो सिर्फ ब्रांच में बनेगी। क्लियर होगी बात? तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मैसर्स अकरम एंड कंपनी और ये है हेड ऑफिस जर्नल और ये है शिकारपुर ब्रांच जर्नल। सही है? ओके। अब ये हेड ऑफिस की हेडिंग के साथ जो ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब है ये प्योरली हेड ऑफिस ने परफॉर्म की हैं। अगर हेड ऑफिस ने सिर्फ अपने लिए परफॉर्म किए हैं तो सिंपल ट्रांजैक्शन, अगर साथ में ब्रांच भी इन्वॉल्व हो गया तो वो रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन। वो हमें देख के पढ़ के अंदाज़ा होगा कि आया ये सिंपल है या रेसिप्रोकल है। तो नंबर 1 है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। तो क्या आपको इसमें कहीं पर ब्रांच इन्वॉल्व नज़र आ रहा है कि ये क्यों परचेज़ किए हैं, किसके लिए परचेज़ किए हैं? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन है और इसकी क्या एंट्री बन जाएगी? परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल पेड। अच्छा, नरेशन में लिखूंगा नहीं, नरेशन में आपको वर्बली बताऊंगा, आप लोगों ने खुद लिख देनी है। तो ये कितनी है? ये 50,000 टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। इसके बाद नंबर 2 है शिफ्ट मर्चेंडाइज टू ब्रांच कॉस्टिंग ₹25,000। जो मर्चेंडाइज आपने ख़रीदी हैं, होता है क्या है बेटा बेसिकली कि हेड ऑफिस खुद भी जो है वो अपना भी दुकान लेके बैठा हुआ है और साथ में ब्रांच भी है। अब होता क्या है, समटाइम्स हेड ऑफिस जो सामान ख़रीदता है वो अपने लिए भी ख़रीदता है और वो ब्रांच के लिए भी ख़रीदता है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो 50,000 रुपये का मर्चेंडाइज परचेज़ किया हेड ऑफिस ने, हो सकता है इसने कुछ अपने लिए भी लियो, कुछ ब्रांच के लिए भी लियो। तो अगली ट्रांजैक्शन वो कह रहा है कि हेड ऑफिस ने मर्चेंडाइज शिफ्ट किया है ब्रांच को। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस ट्रांजैक्शन में हेड ऑफिस किसको इन्वॉल्व कर रहा है? ब्रांच को। इसका मतलब अब ये सिंपल एंट्री नहीं है बल्कि ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे ये समटाइम्स नहीं पहचान पाते कि आया ब्रांच को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, हेड ऑफिस को क्रेडिट करना है या डेबिट करना है। तो मैं आपको रेसिप्रोकल के चंद उसूल बता रहा हूँ, वो समझ लीजिए। पहला उसूल, हेड ऑफिस की बुक में सिर्फ ब्रांच आ सकता है, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस आ सकता है। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच आ सकता है, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस आ सकता है। क्या समझे? ब्रांच हेड ऑफिस की बुक में हेड ऑफिस नहीं आएगा, ब्रांच की बुक में ब्रांच नहीं आएगा। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच आएगा, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस आएगा। पहला उसूल तो ये हो गया। इसलिए अगर कभी भी आप देखें कि आप हेड ऑफिस में एंट्री बना रहे हैं और आपने हेड ऑफिस के जर्नल के अंदर ही हेड ऑफिस लिख दिया, तो आपने पहले ही उसूल की खिलाफ वर्जी कर दी, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक में कभी भी हेड ऑफिस नहीं आ सकता।
तो पहला उसूल समझ लीजिए, अगर आप गलती कर रहे हो कहीं पर भी देखें आप कि हेड ऑफिस की बुक में हेड ऑफिस लिखा है या ब्रांच की बुक में ब्रांच लिखा है, फ़ौरन मिटा दीजिए, ये आपने पहला उसूल गलत आपने कर दिया। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं हेड ब्रांच डेबिट करूँगा तो यहाँ हेड ऑफिस क्रेडिट होगा, अगर यहाँ मैं ब्रांच को क्रेडिट करूँगा तो यहाँ हेड ऑफिस डेबिट होगा। ये दूसरा उसूल है। लेकिन सर यही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि कब हेड ऑफिस को ब्रांच को, कब हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट करेगा। और अगर आपने एक कर लिया यहाँ पे, मतलब आपने डेबिट कर लिया तो अंडरस्टूड है, फिर यहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगी, यहाँ पे क्रेडिट ही होगा। और यहाँ पे आपने क्रेडिट कर लिया तो इस वाली एंट्री को सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिर डेबिट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप रेसिप्रोकल में से कोई एक भी सही बना दें तो दूसरी ऑटोमेटिकली सही बनती है। अब कैसे समझिए, कहते हैं शिप ब्रांच टू कॉस्ट, शिप मर्चेंडाइज टू ब्रांच कॉस्टिंग ₹25,000। हेड ऑफिस के पास से शिपमेंट गई, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये शिपमेंट गई है और ब्रांच को गई है तो ये 2A है, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो A इधर बनेगी B इधर बनेगी। तो इसके पास से शिपमेंट जा रही है तो ज़ाहिर है अगर जा रही है तो मुझे कहाँ लिखना चाहिए, क्रेडिट में। ये लिखा मैंने शिपमेंट टू ब्रांच। अच्छा बेटा, शिकारपुर चूँकि एक बड़ा लफ्ज़ है इसलिए मैं बार बार शिकारपुर ब्रांच नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ब्रांच लिख रहा हूँ। अंडरस्टूड है, शिकारपुर ब्रांच है। कितने का माल बेचा है, भेजा है आपने, बेचा नहीं है भेजा है, सेंड किया है। तो अंडरस्टूड है बेटा, अगर ये रेसिप्रोकल है और आपने शिपमेंट को क्रेडिट कर दिया है तो फिर आप डेबिट क्या करेंगे, ब्रांच डेबिट करेंगे 25,000। सर वाई नॉट शिपमेंट डेबिट एंड ब्रांच क्रेडिट? तो बेटा शिपमेंट चूँकि जा रही है, मेरे पास से कम हो रहा है माल, तो इसलिए शिपमेंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। तो जाहिर है जब शिपमेंट क्रेडिट हो गई तो फिर रेसिप्रोकल के लिए तो लाजमी है ना कि मुझे ब्रांच भी तो कहीं ना कहीं लिखना है। तो चूँकि शिपमेंट क्रेडिट हो गई तो फिर डेबिट में जगह बची तो डेबिट में ब्रांच आ गया। क्लियर हो गई बात? नरेशन भी आपको बताता हूँ। तो ये रेसिप्रोकल की A तो बन गई, अब इस रेसिप्रोकल की B क्या बनेगी? देखिए इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांच डेबिट है तो अंडरस्टूड है कि जब मैं इसकी रेसिप्रोकल बनाऊंगा तो यहाँ पे हेड ऑफिस क्रेडिट होगा। यानी इसमें कतई इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल डेबिट को पहले लिखें और क्रेडिट को बाद में लिखें। भाई जो चीज़ आपको पहले समझ में आए पहले लिख दो, जो बाद में समझ में आए बाद में लिख दो। तो मैंने कैसे पहचाना, मैंने कैसे बताया आपको कि चूँकि यहाँ पे ब्रांच डेबिट में है तो ज़ाहिर है रेसिप्रोकल का उसूल है कि जब ब्रांच के रजिस्टर में जाऊँगा तो हेड ऑफिस भी डेबिट में नहीं आएगा बल्कि हेड ऑफिस क्रेडिट में जाएगा। तो क्रेडिट हो गया, आप डेबिट की जगह बची। इसने यहाँ से शिपमेंट भेजी तो इसके पास से कम हुई, इसने क्रेडिट कर दिया, और ब्रांच ने वहाँ से रिसीव की तो ब्रांच के पास आ गई, तो ब्रांच के पास माल बढ़ गया तो ये शिपमेंट डेबिट में आ जाएगी। दैट इज शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। नरेशन बहुत सिंपल है। टू रिकॉर्ड शिपमेंट सेंड टू ब्रांच, शिकारपुर ब्रांच, टू रिकॉर्ड शिपमेंट रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। अगर आप ब्रांच के आगे ब्रांच का नाम नहीं लिख रहे हैं शिकारपुर वगैरह तो आप एटलीस्ट नरेशन में मेंशन कर दीजिए। नाउ थर्ड वन इज रेमिटेड कैश टू ब्रांच। पहले तो डिसाइड कर लो कि क्या ये सिंपल एंट्री है या रेसिप्रोकल है। तो चूँकि रेमिट किया जा रहा है ब्रांच को कैश, तो ये हेड ऑफिस कर रहा है, तो हेड ऑफिस जब ब्रांच को कैश रेमिट कर रहा है तो बेसिकली अब एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों इन्वॉल्व हो गए, और जब दोनों इन्वॉल्व हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी ट्रांजेक्शन बन गई, रेसिप्रोकल। अब सुनिए, ये मैंने लिखा नंबर 3A। मैंने पहले ही बताया कि ये कतई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले डेबिट करें या क्रेडिट करें, जो चीज़ समझ में आ जाए पहले वो कर लो। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि चूँकि हेड ऑफिस के पास से कैश गया तो ये मैंने कैश कर दिया क्रेडिट, कितना, 30,000। अब अंडरस्टूड है बेटा कि चूँकि ये रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच ना आ जाए, तो ये डेबिट में क्या आ गया, ब्रांच। अच्छा अब ये एक बन गई ना, दूसरी मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये बन गई 3B। दूसरी क्यों मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे एक हिंट मिल गई कि अगर यहाँ ब्रांच डेबिट है तो बस यहाँ पे हेड ऑफिस क्रेडिट होगा, कितना, 30,000। तो ये एक बात तो आसान हो गई। अब यहाँ से कैश गया तो क्रेडिट, यही ब्रांच जब कैश लेगा तो ब्रांच के पास आ गया, यानी ब्रांच के पास ये कैश डेबिट में आ गया, कितना, 30,000। अच्छा अब ये आपको एंट्री क्या बता रही है, ये एंट्री आपको ये बता रही है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, और ये एंट्री ये बता रही है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस से कैश रिसीव किया। तो बेटा रेसिप्रोकल के अंदर सिर्फ इस बात का मसला है कि आप ये सही तरीके से पहचान पाएँ कि कब हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच डेबिट होगा या हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच क्रेडिट होगा। अगर आपने उसको उल्टा कर दिया तो ज़ाहिर है जब ये एंट्री उल्टी बनेगी तो ये तो ऑटोमेटिकली उलट बन जाएगी। दोनों एंट्री
क्रॉस हो जाएगी। नेक्स्ट, पेड सैलरीज ऑफ द ब्रांच एम्प्लॉयज़, हेड ऑफिस ने ब्रांच के एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे की। अब दो बातें, पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, सैलरी लेकिन ब्रांच की है। जिसका खर्चा होगा वो खर्चा उसी की बुक में आएगा, लेकिन जो पे कर रहा होगा पेमेंट उसकी बुक में आएगी। तो पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफिस के पास से ये पैसे जा रहे हैं, ये लीजिए, ये भी रेसिप्रोकल है। तो ये मैंने पहले कैश को कर दिया क्रेडिट, कितना अमाउंट? 75,000। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मैं डेबिट में सैलरी एक्सपेंस लिख सकता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैंने सैलरी एक्सपेंस भी लिख दिया तो रेसिप्रोकल तो बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल का तो पहला असूल ही यही है कि हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच लिखना ज़रूरी है, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस लिखना ज़रूरी है। तो चूँकि कैश तो गया हेड ऑफिस के पास से, तो इसलिए कैश क्रेडिट कर दिया, लेकिन सैलरी हेड ऑफिस की तो नहीं थी, लेकिन ये सैलरी किसकी थी? ब्रांच की। तो इसलिए डेबिट में क्या आ गया? ब्रांच। अच्छा, अब जब पहली एंट्री बन गई तो दूसरी एंट्री वैसे सिंपल है। जब यहाँ पे ब्रांच डेबिट में आ गया तो बस अंडरस्टूड है कि जब मैं इसकी रेसिप्रोकल यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ पे तो ब्रांच डेबिट है, लेकिन यहाँ पे हेड ऑफिस क्या होगा? क्रेडिट। कितना? 75,000। अब आपके जहन में आएगा कि सर यहाँ पे कैश क्रेडिट किया तो वहाँ कैश डेबिट कर दें। भाई ये कैश तो सैलरी में एम्प्लॉयज़ को चला गया, ये कैश तो इसको थोड़ी गया है। हाँ, यहाँ वाला कैश इसको गया था तो यहाँ पे क्रेडिट, वहाँ पे डेबिट। यहाँ वाला कैश तो आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के लिए दिया है, इसलिए यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे आप? सैलरी एक्सपेंस। कितना? 75,000। देखो भाई, अगर ब्रांच अपनी सैलरी खुद ही अदा कर देता तो कितनी सिंपल एंट्री बनती? सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो कहता है सैलरी तो मेरी है लेकिन अदा हेड ऑफिस ने की। उसने कहा कि अदा तो मैंने की है लेकिन सैलरी ब्रांच की है। लेकिन इस एंट्री को देख के आपको, ख़ास तौर पे इस एंट्री को देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट, यहाँ पे भी ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट। यहाँ पे कैश दिया जा रहा था, यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। तो बेटा नरेशन में आपको बताना पड़ेगा कि इस वाली एंट्री के अंदर कोई कैश नहीं दिया हमने ब्रांच को, यहाँ पे हमने सैलरी दी है। तो टू रिकॉर्ड पेड ब्रांच सैलरी और टू रिकॉर्ड ब्रांच सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस। ओके, नाउ पेड द अकाउंट पेबल ऑफ ब्रांच। अब हेड ऑफिस ने अकाउंट पेबल पे किया किसका? ब्रांच का। फिर दो बातें, हेड ऑफिस ने काम किया ब्रांच के लिए तो दोनों इन्वॉल्व हो गए, तो इसका मतलब है रेसिप्रोकल है, एक बात। दूसरी बात, पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है लेकिन अकाउंट पेबल ब्रांच का है। जो काम जो कर रहा है वो अपनी बुक में सिर्फ वही काम रिकॉर्ड करेगा, जिसका काम वो जो होगा वो अपनी बुक में वो काम रिकॉर्ड करेगा। तो पेमेंट कर रहा है हेड ऑफिस तो वो सिर्फ पेमेंट रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अकाउंट पेबल हेड ऑफिस का नहीं है, वो है ब्रांच का। तो ब्रांच अपनी बुक में जो है वो अकाउंट पेबल रिकॉर्ड करेगा। तो अब इसका सबसे पहला तरीक़ेकार, हेड ऑफिस ने चूँकि अकाउंट पेबल अदा किया है तो ज़ाहिर है हेड ऑफिस के पास से क्या गया? पेमेंट के लिए कैश। कितना कैश गया? 12,500। तो ज़ाहिर है फिर डेबिट में क्या आएगा? ब्रांच। बेहतर है पूरा लिखिएगा, शिकारपुर ब्रांच। अब अगेन आप कहेंगे कि सर ये यही एंट्री बार बार बने जा रही है, तो ये एंट्री अलग थी, इसका कॉन्सेप्ट अलग था, इसका कॉन्सेप्ट अलग था, इसका कॉन्सेप्ट अलग था, लेकिन एंट्री एक ही बन रही है। तो भाई वजह है ना, ये कैश जा रहा था वहाँ, ये कैश सैलरी के लिए जा रहा था, ये कैश अकाउंट पेबल के लिए जा रहा था। सैलरी मसला ब्रांच का था, कैश रेमिट ब्रांच का था और अकाउंट पेबल भी ब्रांच का था। इसलिए हेड ऑफिस सिर्फ वो शो करेगा जो हेड ऑफिस कर रहा है। क्या कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट वो रिकॉर्ड करेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो कैश की पेमेंट हुई है ये ब्रांच के लिए की है, लेकिन ब्रांच के लिए क्यों की है? क्योंकि ब्रांच का अकाउंट पेबल था। तो इसलिए जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो देखिए ब्रांच यहाँ डेबिट में, यहाँ इसकी 5B जब बनेगी तो हेड ऑफिस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? अब ये कैश बेशक क्रेडिट में तो गया है, लेकिन ये क्रेडिट में होकर उसको नहीं मिला, ये इसके अकाउंट पेबल में अदा हुआ है, इसलिए ये डेबिट में क्या लिखेगा? अकाउंट पेबल 12,500। नरेशन बहुत सिंपल है, टू रिकॉर्ड पेड ब्रांच अकाउंट पेबल, और यहाँ पे लिख देगा टू रिकॉर्ड अकाउंट पेबल पेड बाय हेड ऑफिस। कलेक्टेड कैश फ्रॉम ब्रांच अकाउंट, यानी ब्रांच के कोई पैसे थे जो कि ब्रांच ने अपने कस्टमर से लेने थे, हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिए वो पैसे। तो अगेन यहाँ पे हेड ऑफिस ने अपने लिए काम नहीं किया, यहाँ पे हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए काम किया है। ब्रांच के पैसे थे, वसूल हेड ऑफिस ने किए हैं। तो
कैश ब्रांच का है लेकिन रिसीवेबल सॉरी कैश हेड ऑफिस का है जो वसूल किए हैं उसके पास आए, लेकिन रिसीवेबल किसका था, वो ब्रांच का था। तो इसलिए जब आप हेड ऑफिस में इसकी एंट्री बनाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकल बनेगी, कैश डेबिट। कितने वसूल किए हैं 10,000। लेकिन अगर मैं नॉर्मल आपको कहूँ कि कलेक्शन की क्या एंट्री बनती है, तो भाई कलेक्शन की एंट्री बनती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री तो मैं तब बनाऊँगा जब जो कैश रिसीव कर रहा है अकाउंट रिसीवेबल भी उसका हो। कैश ये रिसीव कर रहा है, अकाउंट रिसीवेबल उसका था, तो मजबूरन यहाँ पे कैश तो डेबिट कर दिया, लेकिन चूंकि अब ये रेसिप्रोकल है तो अब मैं करूँगा ब्रांच को क्रेडिट। नरेशन क्या बन जाएगी इसकी, टू रिकॉर्ड रिसीव ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अब चूंकि यहाँ ब्रांच क्रेडिट है तो अब मेरे लिए वो एंट्री मुश्किल नहीं है। यहाँ ब्रांच क्रेडिट है तो वहाँ पे हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 10,000। तो सवाल ये कि सर क्रेडिट क्या होगा, तो सोचो ना, हेड ऑफिस ने कैश किस लिए वसूल किया था, वो ब्रांच का अकाउंट रिसीवेबल था, तो ये क्रेडिट में क्या आ गया, अकाउंट रिसीवेबल 10,000। अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ऐसा ही एक चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है। तो जब आप ये सीख जाएंगे ना तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग का वो वाला चैप्टर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि जब मैं इंशाल्लाह अभी जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा है हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का, उसके बाद फिर मैं आपको ये रेसिप्रोकल वाला जो है वो चैप्टर शुरू कराऊंगा। तो उसको यहाँ समझ लीजिए ताकि आपके लिए वहाँ पर भी आसान हो जाए। ओके, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। हेड ऑफिस ने गुड्स सोल्ड की कैश पे। अब क्या यहाँ पे कहीं पर ब्रांच इन्वॉल्व है, नहीं है, तो बस सिंपल एंट्री बन जाएगी। नंबर 7, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितना, 37,500। वहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है। एंड द लास्ट इज पेड हेड ऑफिस एम्प्लॉयज सैलरी, यानी हेड ऑफिस ने अपने ही एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे की। अगेन यहाँ पे भी ब्रांच इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लीजिए ये इसकी एंट्री बन गई। नंबर 8, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितना, 87,000। रिकॉर्ड पेड हेड ऑफिस सैलरी। तो वो तमाम ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस ने अपने बिहाफ पे की थी वो यहाँ पर हो गई मुकम्मल। और अब हम जा रहे हैं वो ट्रांजैक्शन करने जो कि शिकारपुर ब्रांच ने की हैं। तो ये करने के बाद आपको फिर 2 जर्नल ड्रॉ करने पड़ेंगे, अगेन एक हेड ऑफिस के लिए और एक ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे अभी मैंने हेड ऑफिस की तमाम ट्रांजैक्शन पुट कर दी हैं। अब हम देखेंगे वो ट्रांजैक्शन जो ब्रांच ने परफॉर्म की हैं और मे भी उसमें सिर्फ ब्रांच ही शामिल हो, हेड ऑफिस ना हो, लेकिन अगर हेड ऑफिस शामिल हुआ तो वो रेसिप्रोकल बन जाएगी। आइए, कहते हैं परचेज शिकारपुर ब्रांच की है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम लोकल मार्केट। वैसे तो ब्रांच को इजाज़त नहीं है ख़रीदने की, हेड ऑफिस ख़रीद के बेचता है, लेकिन हो सकता है इमरजेंसी में हेड ऑफिस ने कहा भाई खुद ही ख़रीद लो, तो इसने खुद ही ख़रीदनी। क्या एंट्री बन जाएगी, सिंपल परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितनी, 24,500। इसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, इसमें भी कहीं हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है, तो नंबर 2 कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 26,000। रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन कैश। इसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसमें भी कहीं हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल आपने इसकी सिंपल एंट्री बना दी, फर्नीचर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कितना, 12,000। इसके बाद रेमिटेड कैश टू हेड ऑफिस। अब ये दोनों इन्वॉल्व हो गए ना, तो चूंकि इब्तदा इसने की है तो ए यहाँ बनेगी, तो चूंकि इसने यहाँ से कैश भेजा है तो इसके पास से तो कैश चला गया। कितना, 39,000। अच्छा, अब ये कैश चला गया तो कैश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन ये कैश दिया किसको है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को, तो ये लीजिए ये आ गया हेड ऑफिस के डेबिट में 39,000। तो रिकॉर्ड रेमिटेड कैश टू
हेड ऑफिस। अच्छा, अब ए बन गई तो बी मुश्किल नहीं है। बी क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि मुझे पता है अगर हेड ऑफिस क्रेडिट में है तो बस अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ब्रांच, सॉरी वहाँ हेड ऑफिस डेबिट में है तो ब्रांच क्रेडिट में आएगा। कितना? 39,000। और उसने वहाँ से कैश भेजा तो उसके पास से तो गया, इसने रिसीव किया तो ये इसके डेबिट में आ गया। तो रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। पेड द अकाउंट पेबल ऑफ हेड ऑफिस। अब ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट पेबल पे कर रहा है तो ये लीजिए 5A। इसने अकाउंट पेबल पे किया तो इसके पास से पैसे गए यानी कैश गया। कितना? 17,750। 17,750। अब ये जो कैश गया है ये बेसिकली अकाउंट पेबल अदा हुआ है, लेकिन अकाउंट पेबल लिखना इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये रिकॉर्ड करेगा हेड ऑफिस। 17,750। अच्छा, अब चूंकि यहाँ हेड ऑफिस डेबिट है तो अंडरस्टूड है कि जब हम इसकी यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 17,750। और चूंकि ये पेमेंट अकाउंट पेबल के लिए हुई है तो ये डेबिट में आ जाएगा अकाउंट पेबल 17,750। इसके बाद है पेड रेंट इन एडवांस। कहीं पर ये लिखा है कि ये इसने किसके लिए पे किया है? ज़ाहिर अपने लिए पे किया है तो एडवांस रेंट की सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीपेड रेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट? 25,000। इसके बाद नंबर 7 है कैश कलेक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, यानी जो कैश कलेक्ट किया है वो था हेड ऑफिस का, तो चूंकि इसने कलेक्ट किया है तो ये एंट्री बना देगा कैश डेबिट, लेकिन कलेक्ट किसके लिए किया है? हेड ऑफिस के लिए, तो हेड ऑफिस क्रेडिट। कितना अमाउंट से? 18,000। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हेड ऑफिस क्रेडिट है तो अंडरस्टूड है कि जब आप इसकी एंट्री यहाँ पे बनाएंगे तो ब्रांच को कर देंगे डेबिट, और चूंकि ये इसका अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हो गया तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट है शिपमेंट रिटर्न टू हेड ऑफिस। भाई वो जो शिपमेंट आई थी ना वो रिटर्न हो गई, तो बहुत सिंपल है, शिपमेंट की बहुत सिंपल है। जो शिपमेंट यहाँ से करी थी और उसने वहाँ रिसीव की थी, जो एंट्री इसने बनाई थी आप इसकी एंट्री को रिवर्स कर दो, और जो एंट्री इसने बनाई थी आप उसकी एंट्री को रिवर्स कर दो। ये मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, आप वो खुद कर लीजिएगा, सही है। अमाउंट आप ये वाला लीजिएगा, लेकिन वो जो एंट्री बनी थी शिपमेंट वाली वो रिवर्स हो जाएंगी। एंड द लास्ट इज नेट इनकम अर्न। हाँ, नेट इनकम, नेट लॉस, ये चंद रेसिप्रोकल हैं जिसका मैंने फॉर्मेट दिया है। इसके अलावा आप चले जाइए अपने पेज नंबर 64 पे और जाके देखिए आपकी नंबर 3 एंट्री है ब्रांच रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट की एंट्री है वो क्या बनेगी? हेड ऑफिस की बुक में, ब्रांच की बुक में बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट। ये चंद मैंने इसलिए लिख दिए हैं चूँकि ये ऑलमोस्ट सवाल के अख्ताम पे आती हैं, और ये एंट्री जब मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो अंडरस्टूड है कि अगर वहाँ पे हेड ऑफिस क्रेडिट है तो यहाँ पे ब्रांच क्या हो जाएगा? डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। बस ये वाली एंट्री आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, इंशाल्लाह ये भी समझ में आ जाएंगी। और अमाउंट कितना था? 36,800। तो बेटा ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था जिसमें हमने रेसिप्रोकल एंट्रीज बनाना सीखी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। जो प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह उसको फिर डिस्कस करेंगे दोबारा। आपका काम है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।